प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान में भूमि सुधार के अध्ययन के क्रम में प्रस्तुत ई-लेक्चर में राजस्थान में भू जोतों की उच्चतम सीमा के निर्धारण के लिए जो प्रयास किए गए उसकी शुरुआत कर रहे हैं भाग प्रथम के साथ। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स इन राजस्थान पार्ट 1। संपूर्ण भारत में भूमि सुधार का कार्यक्रम स्वतंत्रता के बाद अपनाया गया। भारत में भूमि सुधार का एक महत्वपूर्ण भाग, या हम कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग जो था वो था जोतों का उच्चतम सीमा का निर्धारण का कार्य। क्या था ये कार्य? इसके अंदर क्या विचार किया गया था? क्या स्वप्न देखा गया था कि किस तरीके का रूरल इंडिया या ग्रामीण भारत होगा, कृषि क्षेत्र किस प्रकार का होगा? इसमें ये देखा गया था कि एक निश्चित सीमा से अधिक सीमा का निर्धारण किया गया और उस निश्चित सीमा से अधिक सभी भूमि का सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाकर उसको छोटे किसानों में बांटना, जिससे उनकी जोतें आर्थिक जोतें बन जाए। ये सीमा प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग निर्धारित की गई थी, जो हम आगे पढ़ेंगे कि राजस्थान में किस प्रकार से की गई थी। सिंचित क्षेत्र की अलग है, असिंचित की अलग है। क्या क्या छूटें दी गई थी किस प्रकार की ज़मीनों को, जैसे चारागाह भूमि को या रेगिस्तानी इलाकों के लिए विशेष आकार की व्यवस्था। इस तरीके से अलग अलग जो राजस्थान के लिए निर्धारित किए गए थे आकार, वो हम इसके अंतर्गत देखेंगे। तो एक निश्चित सीमा से अधिक जितनी भी भूमि थी, जैसे जागीरदारों ज़मींदारों के पास बहुत अधिक भूमि थी, कई गांवों जितनी भूमि उनके पास थी, उस भूमि का सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना, अर्थात कुछ भूमि उन्हें स्वयं जोतने के लिए छोड़कर बाकी सरकार द्वारा ले लिया जाना और उसके बदले में उसकी कीमत अवश्य उन्हें दी गई, जिसे उसको पुनर्वास उनका हो सके, वो स्वयं खेती कर सके। इसके लिए तो छोटे किसानों में फिर इसको बांटना था। छोटे किसान का तात्पर्य है कि ऐसे किसान जिनकी जोतें बहुत अधिक छोटी हैं, वो आर्थिक जोतें नहीं कहलाती हैं बल्कि अनार्थिक जोतें कहलाती हैं। आर्थिक जोतों से क्या तात्पर्य होता है? आर्थिक जोतों का तात्पर्य है जोत का इतना आकार या खेत के लिए जो भूमि है उसका इतना आकार जिससे परिवार का जीवन यापन हो सके, इतनी आय उससे हो जाए कि आराम से परिवार अपना जीवन यापन कर सके। और अनार्थिक जोतें वो होती हैं जो इतनी छोटी होती हैं कि परिवार का पालन पोषण करना संभव नहीं हो पाता है और इसलिए वो किसान के लिए एक बोझ बन जाती हैं, न कि उसकी जीविकोपार्जन का साधन। तो इस प्रकार से जिनकी बहुत छोटी ज़मीनें थीं, उनको ज़मीन बांटकर उनकी जोतों को आर्थिक जोतें बनाना। और दूसरी ओर होते हैं भूमिहीन खेतीहर श्रमिक, जिनके पास भूमि नहीं होती, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स। तो ये लैंडलेस जो हैं, भूमिहीन हैं, जिनके पास भूमि नहीं है और जो सिर्फ खेतों पे मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनको इस भूमि को बांटना। तो इस प्रकार से किन किन में बांटी गई भूमि? छोटे किसानों में और भूमिहीन खेतीहर श्रमिकों में। अब हम देखते हैं भू जोतों पर सीमा निर्धारण के क्या लाभ थे, क्या उद्देश्य कह सकते हैं हम, या क्या फायदे इससे मिलने वाले थे, उनको देखते हैं हम, जिसके कारण भूमि सुधार के अंतर्गत सीमा निर्धारण का कार्यक्रम किया गया और जोतों को
बांटकर बराबर बराबर बनाने की कोशिश की गई। अनार्थिक जोतों को आर्थिक करने का काम किया गया। इसके क्या लाभ देखे गए वो हम देखते हैं। सबसे पहला लाभ जो इसमें देखा गया वो था कि भूमि के असमान वितरण को कम किया जाए। जहाँ कुछ लोगों के पास बहुत बड़ी भूमि थी, वहीं कुछ के पास बहुत ही कम भूमि थी, जिसे हम कहते हैं अनार्थिक जोतें थी। तो इस तरह भूमि का बहुत अधिक असमान वितरण स्वतंत्रता के समय भारत में था। वैसे ही राजस्थान की स्थिति भी थी। तो इस असमान वितरण को कम करके अधिक समान वितरण किया जाए, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर ही हमने समाजवाद की संकल्पना की थी, सभी को न्याय की संकल्पना की थी। तो इसी का एक भाग ये था। और इससे क्या होगा, लोगों में समानता आएगी, क्योंकि अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती है और खेती पर निर्भर है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तो ये पूरी तरह से करीब करीब ग्रामीण भारत था और ग्रामों के अंदर ही कृषि के ऊपर जीवन यापन लोग करते थे। अन्य कोई उद्योग धंधे इतने नहीं थे, और जो थे उनको अंग्रेज़ों की नीतियों के कारण नष्ट होना पड़ गया था, बंद हो गए थे वो। तो इस तरह से कृषि ही एकमात्र हम कह सकते हैं आजीविका का साधन रह गया था। तो इसकी समानता के द्वारा लोगों की गरीबी का और असमानता को मिटाया जा सकता था। और दूसरा है सामाजिक न्याय का वातावरण बनाना। समाज के अंदर जागीरदार, जमींदार इत्यादि का हमने देखा था जो तरीका था वो न्यायपूर्ण बिल्कुल भी नहीं था। वो काश्तकारों से बहुत अधिक लगान वसूलते थे, बेगार लेते थे और लाग बाग अनेक प्रकार के उत्सवों पर लेते थे। इस तरह से सामाजिक न्याय नहीं व्याप्त था उस समय। तो ये सामाजिक न्याय के लिए भी ये आवश्यक माना गया। तीसरा, राजनीतिक जागृति, क्योंकि अब हम लोकतंत्र बन गए थे और इसमें राजनीतिक रूप से लोगों का जागरूक होना बहुत अधिक आवश्यक है। इस प्रकार से लोगों में जागृति आएगी और समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसकी संकल्पना की गई थी संविधान के अंतर्गत, उसके निर्माण की को भी शक्ति मिलेगी अगर ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की आर्थिक समानता होगी। अगली इसकी जो विशेषता थी वो ये थी कि इससे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति हतोत्साहित हो सकती थी। केंद्रीयकरण का क्या तात्पर्य है कि सत्ता एक ही व्यक्ति या संस्था के पास हो जाए और अन्य सभी उसके ऊपर निर्भर हो जाए। तो जो जमींदार जागीरदार थे, जो फ्यूडल सिस्टम था, उसमें केंद्रीयकरण हो गया था। राजनीतिक रूप से, आर्थिक और सामाजिक रूप से सभी ताकतें उनके पास केंद्रित हो गई थी और बाकी जनता जो थी वह बहुत निरीह हो गई थी, पावरलेस हो गई थी, शक्तिहीन थी, कमज़ोर थी। तो इस प्रकार से इसमें परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई। इसके बाद जो तकनीकी की अगर हम बात करें कृषि की, तो पूंजी गहन विधियां जो हैं वो काम में ली जाती हैं बड़े बड़े फॉर्म्स के ऊपर। बड़े बड़े फार्म जो होते हैं, बड़े बड़े खेत होते हैं, बड़ी बड़ी जोतें होती हैं, उनके ऊपर पूंजी गहन विधियां काम में ली जाती हैं। पूंजी गहन से क्या तात्पर्य है, जिसमें श्रम का कम उपयोग होता है और पूंजी का अधिक उपयोग होता है। मशीनीकरण इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। पूंजी गहन विधियां जब काम में ली जाती हैं तो उससे रोजगार कम हो जाता है। दूसरी ओर होती हैं श्रम प्रधान विधियां या श्रम गहन विधियां। अगर ये विधियां काम में ली जाती हैं तो रोजगार अधिक लोगों को मिलता है।
तो यदि भारत में और उसी तरह से राजस्थान में भी श्रम प्रधान कृषि न अपनाई जाती तो उस समय बेरोजगारी का एक प्रकार से विस्फोट हो जाता, और इस विस्फोट को रोकने के लिए, रोजगार में वृद्धि करने के लिए भूजोतों का सीमांकन और पुनर्वितरण ये कार्य बहुत आवश्यक था। इसके अलावा जब बड़े बड़े खेत होते हैं तो उसमें अपव्यय या फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा होती है। पूरी खेती नहीं की जाती है, बेकार भूमि पड़ी रहती है, हर मौसम में उपज नहीं ली जाती है। इसके अलावा जैसा हमने देखा था, जागीरदार और जमींदार इत्यादि वे अन्य प्रकार की फिजूल खर्ची भी, विलासितापूर्ण उपभोग आदि में भी बहुत अधिक करते थे। इन सभी पर रोक लगाने का काम करेगा सीमांकन और पुनर्वितरण भूमि का। इसके अलावा सहकारिता का कंसेप्ट, जिसमें आपस में सहयोग करके कृषक कृषि को बढ़ावा दे सके, वह पनपेगा। क्योंकि जमींदार और जागीरदार जब बड़े बड़े भूमि मालिक हैं तो सहकारिता संपन्नता नहीं ला सकती है। जब सभी के पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन होगी तो उस स्थिति में सहकारिता के द्वारा वे संसाधन जुटाकर कृषि को अच्छी तरह से पूरा कर सकेंगे। और इस समय वर्तमान में जहाँ सहकारिता उस समय लाभकारी ना हो पाई थी और उन्नत नहीं हो पाई थी, उसका लाभ नहीं लिया गया था, अब ये बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है और कृषक अधिक से अधिक सहकारिता का लाभ लेने की चेष्टा करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो छोटे और सीमांत कृषक हैं उनके अंदर अभी भी बहुत ऋण संबंधी परेशानियां हैं, और हम देखते हैं आत्महत्या की खबरें आती रहती हैं कृषकों की। उसके लिए एक नई पहल जो की जा रही है वो है फार्मर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, अर्थात कृषकों के भी उसी तरह से स्वयं सहायता समूह बनाए जा रहे हैं जिस तरीके से शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह और अन्य गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह बनाए गए, जिसमें वे लोग सहकारिता के भाव से एक साथ मिलकर और संसाधन एकत्रित करके और सभी प्रकार के कार्य अपने कर पाते हैं जो वो अकेले नहीं कर सकते थे। अब हम देखते हैं भूजोतों के सीमा निर्धारण के इस कार्य से संभावित हानियाँ क्या थीं, जिसको भी ध्यान में रखा गया जब यह कार्य अपनाया गया, जब ये नीति अपनाई गई। इससे एक हानि की यह संभावना व्यक्त की गई कि जोतों का आकार छोटा होने से कृषि को मशीनीकरण तथा उच्च तकनीक ज्ञान का लाभ नहीं मिल पाएगा। जैसे हरित क्रांति जो 1966 में प्रारंभ की गई थी भारत में, उसके अंदर मुख्य चीज़ थी उच्च तकनीकी का उपयोग और मशीनीकरण, परंतु उसका एक हिस्सा ही था यह, बाकी दोनों हिस्से जो थे वो थे उर्वरकों का उपयोग और उन्नत किस्म के बीजों का, खाद का उपयोग। और उसी समय अध्ययन किए गए इससे संबंधित, और इन अध्ययनों में जो विदेश में अध्ययन किए गए, प्रोफेसर लुइस ने एक अध्ययन किया और उससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो जोतों का आकार है वो उत्पादकता में अधिक महत्व नहीं रखता है। इसके लिए उन्होंने जापान का अध्ययन किया, यूएसए का, अमेरिका का अध्ययन किया और पहले जो सोवियत संघ यूएसएसआर था उसका अध्ययन किया। तो उन्होंने ये पाया कि जापान में जोतों का आकार बहुत छोटा है, 1.2 हेक्टेयर, जो बहुत ही छोटा आकार है, और उत्पादकता जो थी वो वहाँ पर 52.5 क्विंटल थी। ये थी प्रति हेक्टेयर राइस या चावल की उत्पादकता। फिर उन्होंने अमेरिका के लिए ये उत्पादकता निकाली जहाँ पे खेतों का आकार 124 हेक्टेयर था,
जहाँ जापान का 1.2 हेक्टेयर था, अमेरिका का था वो 124 हेक्टेयर। और वहाँ पर जो उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी थी, यील्ड पर हेक्टेयर जिसे हम कहते हैं, प्रति हेक्टेयर में जो उत्पादकता थी वो थी 52 क्विंटल्स। तो इस तरह से जापान में 52.5 और अमेरिका में वो थी 52। तो जापान में थोड़ी अधिक ही हुई, जो छोटा आकार है वहाँ थोड़ी अधिक हुई। और यदि हम सोवियत संघ को देखें तो सोवियत संघ के अंदर जहाँ सरकार ने अपने ही हाथ में रखी सारी कृषि और सारे खेतों को, एक कम्युनिटी के रूप में रहे, वो समुदाय के खेत थे, किसी व्यक्ति के खेत नहीं थे। तो उस स्थिति में बहुत अधिक उत्पादकता होनी चाहिए थी, परंतु सोवियत संघ में ये उत्पादकता उन्होंने सिर्फ 40 क्विंटल पाई। तो इसलिए इन बातों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि ऐसी बात नहीं है कि जोतों का जो छोटा आकार है उसके कारण कृषि का जो विकास है वो बाधित हो जाएगा, कृषि की उत्पादकता या आय बाधित हो जाएगी। परंतु इससे ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि जो रोजगार है वो अधिक व्यापक हो जाएगा, अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा और जिससे सामाजिक समानता आएगी, असमानता मिटेगी और गरीबों की उन्नति होगी, उनका जीवन स्तर सुधरेगा। परंतु यदि हम भारत की बात करें तो भारत में छोटे तथा सीमांत किसान वो पुअरेस्ट हैं, निम्नतम उनका लेवल ऑफ लिविंग है, उनका जीवन स्तर सबसे ज़्यादा खराब है, बहुत ही दयनीय स्थिति है उनकी। भुखमरी तक की स्थिति भारत में है। और भारत का आपने पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में भी आया है कि जब विश्व के देशों के अंदर भुखमरी की स्थिति का अध्ययन अभी किया गया इस वर्ष के दौरान, तो उसमें भारत की स्थिति अपने पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, यहाँ तक कि बांग्लादेश से भी खराब स्थिति है इस समय भुखमरी के मामले में भारत की। तो ये अत्यंत दयनीय स्थिति जो है वो किस कारण से है? उसका कारण है कि हम हर चीज़ में किसी दूसरे देश के आधार पर अपने यहाँ निष्कर्ष नहीं निकाल सकते और हमें स्वयं का ही अध्ययन करना होगा इसके लिए। और हमने ये अध्ययन किया था, रिसर्च पीएचडी के लिए जो किया था, उसके अंतर्गत राजस्थान तथा हरित क्रांति की प्रमुख फसल गेहूं को उत्पादित करने वाले अन्य 4 प्रमुख उत्तर भारतीय राज्यों के लिए अध्ययन किया था। और उससे पता चला था कि इन राज्यों में लघु किसानों या छोटे किसानों का जीवन यापन का स्तर भूमिहीन कृषिगत मजदूरों से भी खराब था। तो इस प्रकार से इस रिसर्च को और अधिक एक्सपैंड करके अगर राइस के लिए और अन्य फसलों के लिए भी देखा जाए तो और अधिक स्थिति क्लियर हो सकती है। पर चूँकि बहुत अधिक संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो इससे ये तो जाहिर ही है कि वो ऋण से इतने ज़्यादा दबे हुए हैं कि उन्हें ऐसा सूझता ही नहीं कि वो किस तरीके से अपने ऋण को चुका पाएंगे और वो आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठा लेते हैं। निराशा इतना उनको घेर लेती है। तो इसलिए हमें और भी चीज़ें जो हैं उन पे ध्यान देना होगा, विशेष तौर से छोटे व सीमांत किसानों को संसाधन मिल सकें खेती के लिए, उनको ऋण उपलब्ध हो सके और संस्थागत ऋण या सरकारी ऋण जो सरकार से मान्य है, जिसको कि सरकार जब ऋण माफ़ करती है तो मानती है ऋण लिया हुआ, वो प्राइवेट किसी व्यक्तियों से या ऐसे ऋण ले लेते हैं, उसको तो ऋण माना नहीं जाता और वो माफ़ भी नहीं होता है। और इसके ही संदर्भ में यदि हम देखें तो भारत सरकार ने योजना आयोग द्वारा 1966 में एक भूमि सुधारों के क्रियान्वयन के रिव्यू की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और इस रिपोर्ट में प्रत्येक राज्य के लिए जो मीटिंग्स हुई थी, अंत में जो रिव्यू की मीटिंग हुई
सब कुछ ऑफिसर्स ने दे दिए अपने व्यूज़ और सब ने दे दिए अपने व्यूज़, उनकी वो सब हो गई इवैल्यूएशन। उसके बाद जो मीटिंग लास्ट में हुई उसके अंदर जो राजस्थान के प्रभारी मंत्री थे उस समय वो भी उपस्थित थे और उन्होंने माना कि राजस्थान में लघु किसानों को कृषि के लिए आवश्यक बैलों और उपकरणों आदि के लिए प्राइवेट स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। मतलब सरकारी या संस्थागत जैसे बैंक्स इत्यादि होते हैं वो कहीं से भी ऋण नहीं ले पाते थे अपने बैल खरीदने के लिए, या बैलों को किराए पे लेना है या और चीज़ें किराए पे लेनी है या कुछ खाद बीज इत्यादि के लिए जो भी उनकी आवश्यकता है, जो भी कृषि के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है, उन सभी के लिए वो किस पर निर्भर करते थे? प्राइवेट स्रोतों पर निर्भर करते थे। और वो उनसे किस तरीके से लेते थे? उनसे कृषि के उपज के हिस्से के रूप में लेते थे। जो ऋण होता था उसको चुकाते थे। तो वो एक तरीके से शेयर क्रॉपिंग या बटाईदारी यहाँ पर उन्होंने कहा मंत्री जी ने कि ये राजस्थान में बटाईदारी तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी स्थिति है यहाँ पे कि किसान जो हैं वो अपने उपज के हिस्से के रूप में उन प्राइवेट जो होते हैं महाजन या रिश्तेदार या अन्य व्यक्ति जिनसे वो ऋण लेने को बाध्य हैं, उनको उन्हें उपज के अंश के रूप में ही चुकाना पड़ता है। इस प्रकार से कई हानियाँ भी थी इसकी, और इसके अलावा कुछ समस्याएं जो इसमें आई सीमा निर्धारण को लागू करने में, जिसको कि नीति निर्माण करने वालों को, अधिनियमों को बनाने वालों को देखकर नियम बनाने पड़े, अधिनियम या कानून बनाने पड़े। वो प्रथम है भू जोतों के सीमा निर्धारण से संबंधित अधिनियमों के कारण भूमि के कई गलत हस्तांतरण हुए, गलत भावना के साथ मैलिफाइड टाइप के ट्रांजैक्शंस हुए, ट्रांसफ़र्स हुए या हस्तांतरण हुए। इसके अधिनियम के अंदर कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए थे जिनकी छूटों का उन्होंने गलत तरीके से फ़ायदा उठाया, और इस तरह से 3 प्रकार के मैलिफाइड ट्रांसफ़र्स इसमें किए गए थे। इसमें पहला था परिवार के सदस्यों के बीच में हस्तांतरण दिखा दिया और इस तरह से भूमि को बांट दिया, जिससे कि छूट मिल सके कि भूमि हम सभी खेती कर लेंगे इस भूमि की और सरकार अधिग्रहण न करे। इसी तरह से कुछ बेनामी हस्तांतरण और अन्य अपंजीकृत या अनरजिस्टर्ड हस्तांतरण किए गए, और इसी तरह से कुछ पंजीकृत हस्तांतरण भी किए गए वैल्यूएशन के लिए। और इन तरीके के हस्तांतरणों की वजह से जो भूमि सुधार का कार्यक्रम था उसको काफ़ी ठेस पहुंची, और इसलिए इन पे बहुत अधिक ध्यान दिया गया और ये न किए जाए। विशेष तौर से जो परिवार के बाहर के ऐसे अवैध हस्तांतरण थे उनको न किया जाए, इसका पूरा ध्यान दिया गया, क्योंकि ये भूमि सुधार का जो प्रयोजन था उसको ही विफल कर देते। इसके बाद अगला जो ध्यान देने वाली बात थी, इसके अंदर जो समस्या आ रही थी वो थी भूमि सुधार के अंतर्गत भूमि प्राप्त करने वाले काश्तकार अथवा भूमिहीन व्यक्ति को एक क्रय कीमत या परचेस प्राइस का भुगतान करना होता था। मतलब जिसको भूमि मिल रही है वो मुफ्त में नहीं मिल रही थी, बल्कि उसकी जो खरीदने की कीमत थी वो उसको चुकानी थी, और ये कीमत उसको किस्तों में चुकानी थी। और जैसे अभी हम किस्तों पे मकान लेते हैं तो ब्याज भी देते हैं उसके ऊपर, ऐसे उस कृषक को भी उस भूमि की किस्तें भी चुकानी होती थी और ब्याज भी देना होता था। अब ये कितना लिया जाए उससे, ये कीमत कितनी हो, ये एक बड़ी समस्या थी। तो इस समस्या का समाधान इस प्रकार से निकाला गया कि जितना वो लगान देते उसके ऊपर, उस भूमि के ऊपर, जैसे न्यायोचित लगान जो उस भूमि पर दिया जाता, जैसे कुल उपज का 1/4 या 1/5वां हिस्सा जो लगान के रूप में दिया जाता और उसमें ब्याज भी यदि जोड़ दिया जाए, तो
उससे ये अधिक नहीं होना चाहिए। उसकी कीमत जो है वो अगर इससे भी अधिक देगा तो फिर उसको क्या फ़ायदा रहा, उसको तो नुकसान रहा। इसलिए ये ध्यान रखना ज़रूरी था कि ये कैलकुलेशन करके, गणना करके कि इससे अधिक उसकी भूमि की कीमत ना हो, कीमत ना लगाई जाए और उससे ना ली जाए। परंतु दूसरी ओर मुआवज़ा जितना सरकार दे रही है उतना भी लिया जाए, अर्थात मुआवजे के बराबर या उससे कम ना हो, बराबर हो उसके। अब मुआवज़ा निर्धारित करने में भी ये ध्यान देना ज़रूरी था कि कितना मुआवज़ा दिया जाए। तो इसमें यही था कि ये आवंटियों से वसूल किया जा सके उतना ही मुआवजा दिया जाए, जिससे सरकार की कोई शुद्ध देनदारी ना रहे, मतलब सरकार की जेब से ना देना पड़े। जितना उसकी कीमत लगी है या कीमत इस प्रकार से लगाई जाए जिससे कि वो मुआवजे के रूप में दे दिया जाए। इसके अतिरिक्त एक समस्या ये थी कि अतिरिक्त भूमि के आवंटन में वरीयता किसको दी जाए। तो ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत थी कि मान लीजिए आपने भूमि ले ली, सरकार ने भूमि ले ली है बड़े किसानों से जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी भूमि थी, उनका सीमांकन करके और फिर उनको खुद खेती करने के लिए भूमि दे दी और बाकी सारी भूमि अधिग्रहण कर ली, सरकार ने ले ली। पर उस पर कोई काम कर रहे थे पहले से कृषक, वो विस्थापित हो गए। तो जो विस्थापित हुए हैं वरीयता किसको देनी चाहिए? जो अधिग्रहण के कारण विस्थापित हुआ हो, जो पहले उस भूमि पर कार्य कर रहा था और अब विस्थापित हो गया। और इसके अलावा वरीयता उनको दी जानी थी जिनकी जोतें अनार्थिक हों। जैसा हमने पहले अर्थ देखा था, आर्थिक जोतें और अनार्थिक जोतें। आर्थिक जोतें बना दी जाना इनको बहुत ज़रूरी है, इसलिए जिनकी जोतें छोटी हैं, अनार्थिक हैं, जिससे जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, उनको इतनी जोतें दी जाए कि उस पर आराम से तो कृषि की जा सके। व्यवधान नहीं आए, बहुत छोटी होगी तो कृषि करना ही असंभव हो जाएगा। दूसरा, उससे इतनी आय नहीं होगी कि वो अपने जीवन यापन कर सकें, तो उनको देना ज़रूरी है। दूसरा, भूमिहीन मजदूरों को। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जो हों उनको भी वरीयता सूची में रखा जाए। इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरह से राजस्थान में भूमि सुधारों के अंतर्गत भूजोतों के सीमा निर्धारण और उनके पुनर्वितरण के कार्य के लिए योजना बनाई गई और उसके अंतर्गत क्या उसके लाभ देखे गए, क्या हानियाँ देखी गई और क्या समस्याएं देखी गई, जिनको ध्यान देकर ही किए गए। अब हम अगले लेक्चर में विभिन्न कानूनों की जानकारी लेंगे और ये देखेंगे कि क्या उपाय इसके अंतर्गत भूमि सुधार के अपनाए गए सरकार के द्वारा राजस्थान में। धन्यवाद।